हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैथ के देखेंगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 18 फरवरी 18 फरवरी के लिए 100 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 सब्जेक्ट मैथ। 18 फरवरी के लिए 100 गेस ऑब्जेक्टिव। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, उन सभी 100 ऑब्जेक्टिव को सामना करते हैं। तो आज के क्लास का पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने इस प्रकार है। आज का पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने इस प्रकार है। जो पहला क्वेश्चन है, 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। क्वेश्चन ध्यान दो कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 200 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 100 मर्तबा लगेगा। फिर इसको हम लोग करेंगे तो 50 मर्तबा, फिर 2 से भाग देंगे 25 मर्तबा, और फिर हम लोग यहाँ से 5 से देंगे। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 कितना बढ़ाया, यानी 200 का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो 2 का अधिकतम पावर 3 है, इसे ही घात बोलते हैं। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है, तो 2 का अधिकतम पावर 3 है, यानी आपका आंसर नंबर 20 सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को धुआं करेंगे। सब्जेक्ट मैथ है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं और आंसर भी तलाश लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो cos थीटा बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिया है tan थीटा बराबर 5/12, और एग्जाम में आपको उतना समय नहीं है कि इतना अस्थिर से काम करोगे। P/B, H आपको कितना निकल जाता है, 13। आपको पता होगा कि 5 12 है तो 13 निकलेगा, यानी 5 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको ऐड करेंगे 169 होगा, और 169 का वर्गमूल 13 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा का फार्मूला होता है B/H होता है। अब B का मान चेक करो, 12 है, और H का मान मेरे बच्चों 13 है, यानी 12/13। 12/13 ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव का महामुकाबला देखेंगे। आज का महामुकाबला होगा मैथ सब्जेक्टिव से, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव, थोड़ा स्पीड में आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। मेरे बच्चों, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 8 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 2√2 होता है। कैसे, 8 को हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो देखो, जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर में, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो अंदर में, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या है। मैं आपको समझा कर बताना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप लोग एग्जाम में इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाइएगा जी। 50 ऑब्जेक्टिव आपको चुनना है, जिसके लिए 100 ऑब्जेक्टिव। यदि कंसंट्रेशन से, यदि ठीक ठाक से दिमाग को ठंडा रखोगे तो हमें नहीं लगता कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको 25 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप 40 मिनट लीजिएगा और साफ सुथरा से रंगिएगा। कहते हैं कि 2 धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए, 2 धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर BQ+R में इसमें से कौन सही है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ए बराबर BQ+R में क्या होता है, 0 से बड़ा होता है R या बराबर होता है, और R से बड़ा B होता है। तो यहाँ से 2 नियम निकलता है, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा R, और दूसरा नियम होता है कि R से हमेशा B बड़ा होता है। तो चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जा रहा है कि B हमेशा बड़ा होता है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखिए, 2 से आप 4 में भाग दो, 2 दूना 4, 0। देखो यहाँ पर R 0 है और B आपको देखिए 2 है। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, हमेशा R जो है B से जो है ना छोटा ही होगा, हमेशा छोटा होगा, लेकिन R जो है कभी 0 निकलेगा, कभी 0 से बड़ा भी निकलेगा। कैसे, जैसे 3 से भाग दो 5 में,
3 एकम 3, ये 2। देखो आर यहाँ पर आपको 2 बच गया, तो 0 से बड़ा हो गया, तो शेष कभी 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये आर का मतलब शेष यहाँ पर, लेकिन ये जो आर है हमेशा बी से छोटा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 125 तथा 425 का महत्तम समापवर्तक होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 125 और आपको 425 का महत्तम समापवर्तक होगा। ध्यान देने वाली बात है, 125 को हम लोग कितना मर्तबा पढ़ेंगे, आप ही लोग बताइए कितना मर्तबा पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर 2 मर्तबा पढ़ते हैं, है ना, अगर हम लोग 2 मर्तबा पढ़ते हैं मेरे बच्चों, ये 125, ध्यान दीजिए 125 और 425 का महत्तम समापवर्तक लीजिए ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो 425 बराबर 125 को अगर हम लोग 3 मरतबा पढ़ते हैं तो 375 हो जाएगा, और 375 को यदि हम लोग इसमें से घटा लेते हैं 0, 12 में 7 गया 5, ये यानी 50 शेष बचता है मेरे बच्चों 50, और ये 125 को यहाँ पे कर देते हैं 50, और ये देखिए आपको 50 दूना 100, ये बच गया आपको 25 बच गया, फिर यहाँ पे 50 इधर आ जाएगा, ये 25 दूना 50 इक्वल टू 0, यानी हमें इन दोनों संख्या का महत्तम निकालना है। आपको ये नहीं बताया गया है कि किस विधि से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो हम किसी भी विधि से महत्तम निकाल लेंगे और आंसर को तलाश करेंगे। तो 125 और 425 का जो महत्तम निकलता है वह 25 निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए मैथ है बेटा, इसको रटने वाले ये नहीं है ऑब्जेक्टिव, है ना, रंपा विद्रोह है ना 1916 ईस्वी में हुआ, ये रटने वाला चीज नहीं है, ये मैथ है। आपको अंक बदल जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं इतना के अनुपात में है तो उनकी परिधियों किस अनुपात में होगी। कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या इतना के अनुपात में है तो उनकी परिधियों के अनुपात क्या होगा। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 गो वृत्त है तो 2 पाई R1, फिर आपको 2 पाई R2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, R1 बटा R2। मेरे बच्चों 2 वृत्तों की त्रिज्या इतना के अनुपात में है, तो भाई यही ना होगा 16 बटा 25, यानी 16 अनुपात 25। तो आप चेक करो ऑप्शन नंबर ए 16 अनुपात 25, यानी जितना त्रिज्या के अनुपात है उतना ही परिधि का अनुपात होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो 2 वृत्तों की त्रिज्याएं इतना के अनुपात में हो तो उनकी परिधियां किस अनुपात में होगी। 2 पाई R बटा 2 पाई R, R1 बटा R2, 2 पाई कैंसिल हो गया, R1 बटा R2। जो मान था वो मान को डायल कर दिए। यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर बी क्यू प्लस आर में B का मान इतना है, Q का मान इतना है, R का मान इतना है, तो A का मान क्या होगा। A बराबर B गुने Q प्लस R। मेरे बच्चों B का मान 4 है, Q का मान आपको 5 है, R का मान 7 है, 5 का 20 और 20 7 27, यानी A बराबर आपको कितना हो गया 27 हो गया। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर सी को, A का मान जो है कितना निकलना चाहिए 27 निकलना चाहिए। और देखिए इसी तरह से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसके लिए कंसेप्ट आपको बहुत जरूरी है। बिना कंसेप्ट का चाहिएगे कि हम ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो कोई माइकल लाल आपको नहीं सिखा सकते ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको कंसेप्ट होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। मेरे प्यारे बच्चों x के टर्म में हो, चाहे y के टर्म में हो, चाहे m के टर्म में हो, कोई भी ऐसे चर के टर्म में यदि बहुपद होगा तो चर का पावर जो है आपको क्या, चर जो है x में नहीं होना चाहिए, चर का पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, है ना, चर जो आपको है माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड जो होता है ना एक्स में होना, एक्स वाई जो होता है ना रूट में होना चाहिए, उसका पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, उसका पावर माइनस नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक्स रूट में है, बहुपद नहीं होगा। देखिए बट्टा में आ गया, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये देखिए बिल्कुल नहीं हुआ, ये जो आपका है ये बहुपद है। कहने का मतलब एक्स का पावर जो आपको माइनस नहीं होना चाहिए, एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों ये सब अगर होगा तो बहुपद नहीं होगा, इसके लिए पूर्ण, है ना, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद इतना है तो एक शून्य होगा। अब इस बहुपद, है ना, इस बहुपद के एक शून्य क्या होगा। एक्स स्क्वायर है मेरे बच्चों प्लस 9x है प्लस 20 है। देखिए
20x² तो आप चेक कर सकते हो मेरे दोस्तों, 5 देखो 5x प्लस 4x प्लस 20। देखिए x हम लोग जानते हैं कि ये जो 5 और 4 सेट हुआ है यही मेरा x का मान -5 में आएगा और x का मान -4 में आएगा। कैसे? देखिए x प्लस 5, फिर x प्लस 5, यहाँ पर प्लस 4 लेंगे मेरे बच्चों, एक अंदर वाले लेता है और एक बाहर वाले लिया जाता है। देखिए क्योंकि x को x से गुना करेंगे x² x को 5 से गुना करेंगे 5x, x को 4 से गुना करेंगे 4x, 5 को 4 से गुना करेंगे यहाँ पे 20 है। देखिए ये दोनों सेम है तो एक बार और बाहर वाले एक बार। मेरे बच्चों शून्य निकाला जाता है कैसे? यदि x प्लस 5 इजकल टू 0 तो x बराबर ये -5 हो जाएगा। फिर आपको x प्लस 4 इजकल टू 0 तो x बराबर ये क्या हो जाएगा? -4 होगा। तो -4 और -5 में देखो क्या दिया है? -5 दिया है, ये शून्यक हो जाएगा। तो इतना करने की क्या जरूरत है मेरे दोस्तों? इतना करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको ये बहुपद दिया है और बहुपद का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर गुणनखंड किए हैं हमने, जो गुणनखंड किया मेरे दोस्तों तो 5x प्लस 4x है, ये प्लस में है तो x का मान क्या होगा? माइनस में आएगा। तो आप चेक करो कि -5 और -4 में क्या दिया है, तो ऑप्शन में आपको -5 दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको भी पता होगा कि c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। लेकिन यहाँ पर देखो a का मान b है, b का मान a है और c का मान ca है। तो आपको पता है c/a के जगह पे आपको b है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया c/b। देखो चेक करो कहाँ है आपको ऑप्शन में, c/b, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन था कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ पर आपको a का मान b है, b का मान a है और c का मान ऑलरेडी c है, तो c/a यानी c/b, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी है। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं लेना, यहाँ तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसीलिए हमको टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है। बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी है मेरे बच्चों, ये a है और ये b है। a का मान -5,0 है और ये b का मान 0,5 है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए x में से x को घटाया जाता है और y में से y को घटाया जाता है, तो 0 में से -5 को घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 5 में से 0 को घटाएंगे देखिए इस तरह से होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये आपको 50 हो जाएगा और 25 दूना 50, 25 का वर्गमूल 5 और साथ में √2 यूनिट यानी इकाई, 5√2, ऑप्शन नंबर बी 5√2 यानी 5√2 इसका आंसर होता है। तो इतना करने की क्या जरूरत है? देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस है तो प्लस, 5 का स्क्वायर 25, 0 में से 5 घटा या 5 में से 0 घटा, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 होता है और 50 का वर्गमूल आपको पता है ना कितना होता है? 5√2 होता है। निम्न में कौन सा रूप प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक q के लिए सत्य है? देखिए मेरे दोस्तों निम्न में कौन सा रूप प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक q के लिए सत्य है? तो आपको देखने से ही पता चलता है। देखिए 2q हो जाएगा, क्या जाएगा? क्यों? कि 2 जो है सम संख्या है, इसमें 2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे और 1 जोड़ते जाएंगे तो विषम हो जाएगा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने वाले क्वेश्चन देखने से ही पता चलता है। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी आपको 4 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या होगा? आपको पता है ना, जहाँ 3 हो 4 हो वहाँ पर 5 होना जरूरी है। ये ए और बी का मान जो आपको 90 डिग्री है और ये आपको सी। मेरे बच्चों ए बी का मान 3 है, बी सी का मान 4 है, तो इसका मान 5 निकलेगा। कैसे निकलेगा? ए सी बराबर ये लंब है तो लंब का स्क्वायर, ये आधार है आधार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
16 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, आपको पता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय में किसी एक भुजा का वर्ग अनुशेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, है ना। उसी तिर्यक नियम पे हम इसको लेकर चले जाएंगे। जहां 8 6 होता है वहां 10 होता है, जहां 5 12 होता है वहां 13 होता है। तो इस तीनों में से कोई दूर रहे तो एक आपको प्रेजेंट हो जाता है। यदि a बराबर 45 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 2 sin a इंटू कॉस ए, आप ही लोग बताइए। 2 sin a का मान 45 डिग्री, कॉस ए का मान है 45 डिग्री, तो 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। आइए ना मेरे प्यारे बच्चों, √2 को गुना करेंगे 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरे बच्चों, यदि आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो आइए ना हमारा क्लास में, हम सीधे घुसा देंगे आपके कपाड़ में। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं 100 ऑब्जेक्टिव, ट्रेंडिंग ऑब्जेक्टिव, गेस ऑब्जेक्टिव, यानी 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। मेरे बच्चों, √3 कॉसेक 60, तो कॉसेक साइन 60 है ना, साइन 60 का मान होता है, क्या होता है साइन 60 का मान, आप ही लोग, √3/2 है ना। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक है तो 2/√3 हो जाएगा। आप ही लोग बताइए, ये दोनों कट गया, बच गया 2 किसका मान होता है। कॉट 60 डिग्री नहीं होगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन 60 तो सेक जो है, सेक 60 है, सेक उल्टा किसका है, कॉस, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक 2/1, इसलिए आपको ये सही आंसर जा रहा है। मेरे बच्चों, ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारे बात को, क्यों कि tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3, तो tan का उल्टा कॉट, तो 1/√3, ये आपको नहीं होगा। cos 30 √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो ऐसे भी पता लगा सकते हो इसका ही होता है, लेकिन अगर मान आपको याद है तो और बेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, tan थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा दोनों सेम है। आपको फॉर्मूले होता है tan थीटा गुने कॉट थीटा, tan थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल टू 1 होता है। अब इसको देखिए, √tan, tan 45 का मान बराबर है, तो √2 tan 45 का मान 1 है, तो ये आपको √2 हो जाएगा, लेकिन √2 यहाँ पर नहीं दिया गया है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, और ये कॉसेक 60 है, तो साइन 60 का मान √3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक 45, साइन 45 का 1/√2 होता है, तो ये आपको सीधे √2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। देखिए कैसे आंसर बनाया जाता है, इसको रटने के प्रयास मत कीजिएगा, ये मैथ है बेटा, ये मैगी नहीं है, समझने वाले चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक है। देखिए tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, cos 60 का मान √3/2 होता है, ध्यान दीजिए, tan 30 का मान 1/√3 होता है, लेकिन सेक 60, क्योंकि सेक किसका उल्टा है, कॉस, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जा रहा है। ये सब कंसेप्ट की सवाल है, ये कुछ ज़्यादा ओल झोल नहीं है। यदि आपको मान याद है, थोड़ा दिमाग आपका ठंडा है, तो आंसर भी आपको ठंडे ठंडे निकलेगा। साइन थीटा बराबर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए ये तो नहीं होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये कोई फार्मूले नहीं होता है, ये तो बिल्कुल ही फार्मूला नहीं होता है मेरे बच्चों। लेकिन आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को तो हम 1/sin स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, और 1 साइन थीटा का मान x है, तो x स्क्वायर अपना जगह पे 1/x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है ना जी। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, उसी के टर्म में ये क्वेश्चन सेट किया गया है। स्क्वायर है तो स्क्वायर अपना जगह पे, क्यों कि 1 - cos स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा बराबर आपको √1 - cos स्क्वायर होता है, तो cos यहाँ तो ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको आंसर नंबर सी सही है। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों,
आपका दिया गया है 3 tan थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना होगा 90/3, तो आप लोग जानते हैं कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो कॉट थीटा, अब आपको चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा का मान है 30 डिग्री। मेरे बच्चों टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका सीधे हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर ए। चेक करो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन चला जाता है, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ चला जाता है, ये सारा का सारा खेल कंसेप्ट पर हो जाता है। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बिंदु इतना स्थित होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है, दूसरा में ये माइनस, ये प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, चौथा में प्लस और ये माइनस होता है। तो यहाँ पर दोनों प्लस है, इसलिए प्रथम पाद में जाएगा। किस में जाएगा प्रथम पाद में। यहाँ से 4 क्वेश्चन में से कोई एक आ सकता है। अगर दोनों प्लस है, देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कंसेप्ट होना चाहिए मेरे लाला, ये कंसेप्ट होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। y अक्ष से आपका बिंदु दिया है 4 -4,6, तो x से पूछेगा तो y के तरफ, और y से पूछेगा तो x के तरफ। तो y अक्ष से पूछा है, तो y से पूछा है तो -4। आइए ऑप्शन नंबर ए से मुलाकात करते हैं मेरे प्यारे बजरो। -4, क्योंकि y का मान 6 है, x का मान -4 है, तो y से पूछेगा तो ये -4 होगा और x से पूछेगा तो 6 होगा। तो ध्यान रखिए, नजर ने नजर से मिलाई, नजर ने नजर को घायल की, और ये नजर से मिला रहे हैं और आंसर को घायल कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, लगाइए हल्ला कर दीजिए। √49 का वर्गमूल 7 होता है, 11 आपका वर्गमूल नहीं होगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और जकर वर्गमूल नहीं होता है ये आपको अपरिमेय संख्या है। तो √11 अपरिमेय संख्या है। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह है। मेरे प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह बराबर आपको भी पता होना चाहिए, जिसे हम लोग x बोलते हैं। a+b/2 होता है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, दोनों को जोड़ दो, दूसरे भाग दे दो। 40 50 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। हल्ला करके कह दीजिए कि 45 आंसर होगा। और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छे लगते हैं तो एक दूसरे में आप क्या कहिए शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा मोड़ा हो सके गरीब आदमी समझ के लाइव सब्सक्राइब जो है ना, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। द्विघात बहुपद हो जिसकी अधिकतम शून्यक 2 होती है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c होता है। और शून्यकों की संख्या जहां तक बात किया जाए, शून्यकों की संख्या तो मेरे बच्चों तो 2 होती है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। और इसी तरह से आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन से बात कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए 29 जो है मेरे दोस्तों, 29 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 1 × 29 हो सकता है। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए आपको पहला ही आंसर मिल गया, 29 अभाज्य संख्या है। 21 में 1 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा, 21 से लगेगा, बतेरे लग सकता है, लेकिन 29 में केवल 1 और 29 से। ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो 1 और खुद से कटते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों एकदम धुआं धुआं किया जाएगा। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का एलसीएम क्या होगा। a मान लेते हैं 3 है, b मान लेते हैं 5 है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम 3 5 6 15 यानी गुना कर दिए, यानी ए बी है ना। अगर ये a है और ये b है तो दोनों का लघुत्तम ए बी होगा, दोनों का लघुत्तम ए बी होगा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। त्रिघात की बात आई है तो 3, त्रिघात की बात आई है तो 3 है ना। तो त्रिघात बहुपदों की संख्या 3 होती है। आखिर इतना का माद होता है। मेरे प्यारे बच्चों माद बराबर आपको पता होना चाहिए कुल प्रेक्षणों का योग। 3 5 10 8, तो 3 को जोड़ो, 5 को जोड़ो, 10 को जोड़ो,
8 को जोड़ो, 1 2 3 4 और 4 से भाग दो, तो 3 5 8, 8 8 16 और 16 10 आपको पता है कितना होता है, 16 4 20, 20 6 26, 26/4, 4 6 24, 2 बच गया है ना, तो दशमलव 2 पे 0 डालेंगे 20, 4 5 20 यानी 6.5। अब भाग चेक करो है ना, 26 में 4 से भाग दो तो 6.5 ही आएगा। मेरे बच्चों माध्य बराबर होता है कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 21 और बटा cot 69 बराबर होगा 1 होगा। क्यों कि आपको हम बताए थे कि इन दोनों एंगल को जोड़कर यदि 90 डिग्री होता है तो आप जो है ना एक ही मारिएगा। किस कंडीशन में, अगर ऊपर tan है तो नीचे cot, ऊपर cot तो नीचे tan, अगर ऊपर sin तो नीचे cos, ऊपर cos तो नीचे sin, sec तो cosec, cosec तो sec। क्यों मेरे बच्चों, tan 21 डिग्री और हम cot 69 को यदि चेंज करते हैं तो cot और 90 में से 21 को घटा देंगे मेरे बच्चों, तो tan आपको 21 डिग्री और ये cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, ये दोनों कट जाता है तो 1 हो जाता है। तो इसमें इतना ओल झोल करने की क्या जरूरत है बेटा, जब ऊपर नीचे एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको साइन कॉस tan cot से cosec के रूप में रहे तो 1 डाल देना, अगर माइनस के रूप में रहेगा तो 0 डाल देना। तो इसमें क्या जरूरत है, जोरदार ताली बजाइए और आंसर एकदम अपने आप को दिल में बसाइए। 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 sin अल्फा बराबर यदि 2 हो तो sin अल्फा बराबर 2/2 sin अल्फा, ये 2 इसके नीचे चला गया अनुपात में, तो मेरे बच्चों sin अल्फा बराबर 1 और sin अल्फा, sin किसका मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, sin sin कैंसिल तो अल्फा बराबर 90 डिग्री। आइए ना अल्फा का मान 90 डिग्री, अब मिलिए ना डी से, डी फोर दिल ले गया परदेसी कोई रोकना ना। चलिए डी आंसर होगा, क्या होगा आंसर, डी, यानी अल्फा का मान क्या होगा मेरे दोस्तों 90 डिग्री है ना। आइए एकदम मजा में इसको सजा दीजिए, ए बराबर 45 डिग्री तो इसका मान क्या होगा, यानी ए का मान 45 डिग्री है तो इन दोनों का मान क्या होगा। देखिए बिना कलम छुए हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि ए का मान 45 है ना, तो साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान सेम होता है, 1/√2, 1/√2, 2/√2 और √2 से 2 में भाग देंगे तो √2 मरतबा। ऑप्शन नंबर आपको ये सही होगा। आप नहीं समझे तो आइए यहाँ पे समझाते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन ए का मान है 45 डिग्री और यहाँ भी ए का मान है 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। देखो √2 और √2 का लघुत्तम √2 ये होगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना होगा 2/√2 और √2 को 1 मरतबा पढ़ेंगे तो √2 होगा और √2 को √2 मरतबा पढ़ेंगे तो 2 होगा, यानी कट कुट के आपको ए यानी ऑप्शन नंबर ए √2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, कोई खेला नहीं है, ये जादू मंत्र का खेल नहीं है, ये मदारी का खेल नहीं है, ये सारा का सारा खेल कंसेप्ट का खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर इतना तो sec थीटा का मान कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। cot है ना, cot थीटा बराबर 1/√3 है, तो cot का फार्मूला b/p होता है। आपको पता है h कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, 1 का स्क्वायर और ये आपको √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 1 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। और अब चाहिए क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है h/b होता है। h का मान 2 है और b का मान आपको 1 है, तो सीधे 2 भी लिख सकते हैं। चेक कीजिए आपको ऑप्शन नंबर डी सही होता है कि नहीं। मेरे बच्चों ये जो है आपको सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है और मैथमेटिक्स से त्रिकोणमिति के चैप्टर से 20+ ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड को त्रिकोणमिति से ज़्यादा लगाव है, इसलिए यहाँ से 30 नंबर से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। उनको जब लगाव है तो अपने लोग को तो एकदम प्यार ही है, एकदम मोहब्बत ही है कि इस चैप्टर को दूर नहीं जाने देंगे। सेक ए गुने कॉस ए, मेरे बच्चों कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह पर ए है,
सेक को गुना करो कॉस से या कॉस को गुना करो सेक से, है ना। थीटा की जगह पे ए है तो इसका फॉर्मूला ही एक होता है। 1/sin थीटा का फॉर्मूला कॉसेक थीटा होता है। कैसे? साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इजकल टू, जब 1 होता है तो मेरे बच्चों साइन थीटा लेंगे तो 1/कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और जब कॉसेक थीटा लेते हैं, जब कॉसेक थीटा लेते हैं तो 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin, देखो 1/sin बराबर कॉसेक थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर पी, तो टैन थीटा का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कॉस थीटा बराबर पी है, इसके नीचे मैंने कुछ तो 1, कॉस थीटा का मान होता है बी बट्टा एच, बी बट्टा एच हो जाएगा। तो हमें पी चाहिए, तो पी निकालेंगे तो कर्न का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर, और ये आपको पी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये आपको पी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, टैन थीटा निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों टैन थीटा होता है पी बट्टा बी होता है। अब पी का मान है √1 माइनस पी स्क्वायर और बी का मान है पी, यानी √1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा पी। चेक करो कहाँ है, चेक करो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। मेरे बच्चों बहुत मजा आता होगा, लेकिन नहीं, आपका कंसेप्ट तैयार होना चाहिए और बहुत इजीली क्वेश्चन आता है यार। 100 क्वेश्चन में 50 को क्वेश्चन रखना है। अब क्या चाहिए बताइए, कितना इजी आप देना चाहिए क्वेश्चन? इसका कौन सा पद 0 है आप बताइए। एपी में पूछ दिया कौन सा पद, एन मान रहा है, क्या मांग रहा है? एन। देखो यहाँ पर आपको ए दिया है 126, डी हो जाएगा आपको, इसमें से घटाएंगे -6, और ए एन आपको दिया है 0, एन मांग रहे। देखिए सब्जेक्टिव को बना दिया है ऑब्जेक्टिव। मेरे बच्चों ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन तेरे पास इतना टाइम थोड़ी है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। ए का मान 126 है, एन पता नहीं है, डी का मान -6 है। मेरे प्यारे बच्चों 0 126 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस और प्लस एन को गुना करेंगे तो -6 से होगा, माइनस माइनस आपको ये प्लस हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपको 0 बराबर हो जाएगा, 126 में 6 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। ये -6n, ये -6n इधर आ जाएगा, ये आपको 132 हो जाएगा। हमें n चाहिए तो 132/6 होगा। मेरे बच्चों n बराबर 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी n का मान 22 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको मैच कर गया। देखिए इतने लंबे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में डाला गया है, तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपको चुटपुटिया नहीं रहेगा, कुछ कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो तुमको कुछ कुछ कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, आसान आसान ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्लिक कीजिएगा। युग्म समीकरण इतना का हल है, बताइए ये आपको समीकरण 1 हो गया, यह आपको समीकरण 2 हो गया, और इसमें पूछ रहा है कि इस समीकरण युग्म का कितने हल होंगे। तो पहले a1 बट्टा a2 निकालेंगे। देखिए a1, तो a1 आपको 2 हो गया, और आपको a2 देखिए आपको 12 हो गया, तो 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12। अब आइए b1 बट्टा b2 निकालेंगे मेरे दोस्तों। b1 आपको 4 है और b2 आपको 6 है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इन दोनों को चेक कीजिए, नहीं ना है सेम, तो यहाँ पे कौन नियम, a1 बट्टा a2 और डज नोट b1 बट्टा b2, इसका नाम होता है अविरोधी समीकरण युग्म। केवल एक हल, ग्राफ प्रतिच्छेदी, और जिसका हल होता है उसे संगत कहा जाता है। तो ये अविरोधी है, केवल एक हल, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी इसलिए होगा क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है ना। तो इस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। इसको पूछने का टाइटल ऐसा भी होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1, है ना। तो न्यूनतम का 0, अधिकतम का 1 होता है। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। देखिए वृत्त की परिधि होता है 2πr, क्या होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, जबकि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। सबसे पहले 2r बराबर ये आपको r² होगा, क्योंकि ये दोनों पाई जो है भाग दे दिए, कैंसिल फैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है, आपको पता है, हमें निकालना है व्यास निकालना है।
मेरे बच्चों एगो आर से एगो आर कट गया तो बच गया आर बराबर 2 बच गया, 2 बराबर आर या आर बराबर 2। और डी बराबर क्या होता है 2r होता है। क्यों? जब आपको व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या निकालते हैं तो डी बटा 2 करते हैं कि नहीं। तो ये देखिए 2 गुने आर, तो 2 और आर का मान 2 है, 2 दूना 4, यानी आपको 4 इकाई आंसर हो जाएगा। अगर आपको मांगता वृत्त यानी अगर मांगता त्रिज्या तो 2 ये होता है, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है ना? 2, एकदम ऐसा कंसेप्ट है, याद रखना कि 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी कंपनी का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पे यदि पूछेगा तो x का मान 0 हो जाएगा, और x अक्ष पे पूछेगा तो y का मान 0 होगा। तो क्वेश्चन तेरा ये है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0, यानी y पे x का मान 0 होता है और x पर y का मान 0 होता है। एपी इतना का 14वां पद है ना, आपको यहाँ पर ए का मान 3 दिया है, डी का मान आपको 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 14वां पद मांगा है वाट। तो 14वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 13d। मेरे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव है, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एकदम एकदम डायरेक्ट। तो a का मान 3, 13 गुने आपको डी का मान 4 है, 13 दूना 26, 13 चौका 52, और 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। चेक करो आपको कहीं है 55, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये एपी का सवाल था। तो आपको एपी का तो थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए, क्या मेरे बच्चों, है ना? जी हाँ मेरे दोस्तों, एपी का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आपको आंसर जो दिया गया है आपको पाई में है, पाई का मान डायल नहीं करना है। पाई और आर 3 है तो चलो भाई पावर 3 है तो 3 बार ये कट गया, 3 × 9, 9 चौका 36, 36 साथ में पाई और सेंटीमीटर है तो सीएम क्यू हो जाएगा। देखिए 36 पाई सीएम क्यू आपको ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है, ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। देखिए ये 100 ऑब्जेक्टिव में 50 आपको रंगना पड़ता है। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए जब आप पासा जो होता है, लीडो जो हम लोग खेल सकते हैं, वह पासा जो होता है मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पासा है ना इस तरह से होता है, हमें तो पता नहीं कैसे होता है, पासा होता है जो हम लोग लूडो खेलते हैं। ये तो ऐसे यहाँ पे ये गन हो गया, तो पासा में रहता है ना बिंदु दिया रहता है, एक भाग एक कहीं दूर आता है, फिर 3 रहता है ना, 4 गो है तो आपको क्या कहता है ये 4 हो गया, फिर आपको 5 रहता है, इस तरह से रहता है, 6 रहता है। तो कहता है क्वेश्चन क्या कि एक पासे को फेंका गया, यानी लूडो हम लोग जो खेलते हैं है ना, तो एक पासे को फेंका गया है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है। देखो ये विषम हो गया, ये विषम हो गया और ये आपको विषम हो गया, है ना। तो आपको टोटल कितना होगा विषम 3, और टोटल कितना होता है 6, यानी 1/2 आंसर होगा। कैसे होगा अब मैं बताता हूँ, क्यों कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर विषम की जगह सम भी पूछेगा तो सेम ही आंसर आएगा। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर विषम संख्या आने की संभव 3 है, संभावना 3 है, और टोटल कितना होता है 6। तो संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो 3/6, 3 × 1 3, 3 दूना 6। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। अब देखिए 64 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 × 6, 2 दूना 4, देखिए 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6। मेरे बच्चों 64 का यदि हम लोग गुणनखंड किए तो 2 का पावर 6, तो अधिकतम पावर 6 है, इसलिए घातांक बोलो चाहे घात बोलो और चाहे पावर बोलो, ये घात जो है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात जो है 6 है। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको बनाया जाता है। किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या, गलत बात।
ऋण संख्या गलत बात, पूर्ण संख्या ये सही बात है। चलिए, किसी बहुपद की घात जो होती है पूर्ण संख्या होती है, यानी धनात्मक होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। आइए, बहुपद इतना हो यानी x के टर्म में हो तो P1 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो बहुपद है x के टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है। अब बोलता है कि x की जगह 1 लीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने एक्स 1, ये आपको माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5, ये माइनस 12, ये 6 हो गया, माइनस 12 घाटा फटा के माइनस 6 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में है ना। ऑप्शन नंबर आपका दिल जो है डी से मिल गया, यानी आंसर जो है डी यानी -6। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है ना। अब देखिए, वाई स्क्वायर है प्लस 16y है प्लस आपको 55 है। मेरे बच्चों देखिए, 55y स्क्वायर तो y स्क्वायर, अब देखो 5y और 11y और आपको 55, क्यों कि 11 को और 5 को जोड़ेंगे तो 16 होगा और गुना करेंगे तो 55y स्क्वायर, यानी y का यहाँ पर जो आपको 2 को मान आएगा, एगो -5 आएगा और वो आपको -11। अब ये मत पूछना कि कहाँ से आया, क्योंकि आप y कॉमन लीजिएगा, यानी इसको ऑपरेशन करते हुए है ना समीकरण बनाकर y का जो 2 को मान निकालिएगा, तो एगो आएगा -5, एगो आएगा -11, इसी को अल्फा बीटा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों का जो मान निकलेगा वह ऋणात्मक निकलेगा। तो द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, दोनों ऋणात्मक। इनसे आगे आप लोग जानते हैं कि इसको क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए अभी तक में हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब 1/√3 है मेरे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। 1/√3 हो चाहे 1/√2 हो चाहे 1/√7 हो, है ना, ये अपरिमेय संख्या होता है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान 3 है, तो 3 a का मान 1 यानी सीधे 3 होगा। तो देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है ना। 100 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो माथा चाटेगा आपको। 10% क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कैलकुलेशन करने पर मजबूर कर देगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मौसा इतना है तो लौसा क्या होगा, 15,870 अपॉन 23। मेरे बच्चों इसको हम लोग जो भाग देंगे तो 690 मरतबा लगता है ना। कैसे लगता है चेक कीजिए, 15,870 में भाग दीजिए आप लोग 23 से, तो 6 मरतबा देंगे तो 6 का 18 और 6 दूना 12 2 14, 0 5 4 1, ये कट गया, 7 आ गया। अब देखिए आप 9 मरतबा भाग देते हैं, 9 तिया 27 होता है और 9 दूना 18 है ना, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 18 2 20 होता है। 1 मिनट, ये 0 5 4 1, ये 7 उतार दिए, ठीक है। ये आपको 9 मरतबा दिए 23, तो 9 तिया 27 और 9 दूना 18, 18 2 20 होता है ना। यहाँ मामला कहीं गड़बड़ा रहा है। 6 का 18 और 6 दूना 12 1 13, यहाँ पे मामला गड़बड़ा है, यहाँ पे गड़बड़ा गया 13। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 13 5 0, 5 में से 3 जाएगा, 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। देखिए अब जो है ये कट गया, ये कट गया, बच गया 0, 690 है ना। देखिए हो जाता है, ध्यान देना यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घटाने में मिस हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकायों इतना तथा इतना का है। अब चेक करो, आपको दिया है x + 2y - 8 = 0। इसको आप सीधा कर लीजिए यानी डुप्लीकेट बना लीजिए, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर चेक करो a1/a2 को पहले चेक कीजिए। a1 का मान नहीं कुछ तो 1 है और a2 का मान आपको 2 है। b1/b चेक करो, b1 आपको 2 है और b2 4 है, 1/2, देखो दोनों बराबर हो गया। तो अब हम लोग निकालेंगे c1/c2। c1 का मान 8 है और ये आपको 16, 1/2, यानी तीनों बराबर हो गया। किस नियम पे चला गया, आपका नियम चला गया a1/a2, b1/b2 और आपको c1/c2। जब तीनों बराबर होता है तो उसका नाम आश्रित समीकरण युग्म होता है।
अनेक हल होता है, ग्राफ संपाती होता है, और जिसका हल होता है उसे संगत कहते हैं। तो अनंत हल, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल आपको 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा अल्फा प्लस बीटा, जो आपको 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा जो आपको 1 दिया है। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1। चेक करो, मैच करो, आपका आंसर कहाँ है? आंसर नंबर बी आपको मैच हो रहा है, इसीलिए मेरे दोस्तों बी आंसर यहाँ पर सेट हो गया। हाय कहत रहलो प्यार करब करे जवाब में 60 के। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण निकायों इतना एवं इतना का एक अद्वितीय हल हो तो। मेरे बच्चों 2 को समीकरण दिया है और अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल। अद्वितीय हल का फार्मूला होता है a1 बट्टा a2, बी डज नॉट b1 बट्टा b2। a1 बाई a2 डज नॉट b1 बाई b2। a1 का मान मेरे बच्चों 4 है और a2 का मान देखिए 2 है, और डज नॉट b1 का मान k है और b2 का मान 2 है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए 2k डज नॉट 4 दूना 8, हमें चाहिए k का मान है ना, डज नॉट 8/2 यानी k डज नॉट 4, यानी k डज नॉट 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी k का मान 4 नहीं होना चाहिए। देखिए अद्वितीय हल का फार्मूला होता है a1 बाई a2 डज नॉट b1 बाई b2, a1 बाई a2 डज नॉट b1 बाई b2। ये अद्वितीय हल होता है ना, ये अद्वितीय हल का फार्मूला होता है। हमने इसको तिरछा से गुना किए, ये बराबर नहीं है यानी डज नॉट नहीं है, ये लगाते गए, k का मान डज नॉट 4, ऑप्शन से मैच कर गया, आंसर कमाल। यदि समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात समीकरण है, तो 2 शून्यक होगा, एगो अल्फा होगा एगो बीटा होगा। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और बोल दिया है, यदि समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी ये आपको शून्यक अल्फा हो गया, इसके नीचे ने को अल्फा हो गया, तो दूसरा बीटा हो जाएगा 1 बाई अल्फा, यानी ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो यदि समीकरण इतना के मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो इसमें से सही क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। अल्फा तो अल्फा, बीटा का मान 1 बाई अल्फा है, सी बट्टा ए, सी बट्टा ए, ये कट गया बच गया 1, यानी 1 बट्टा 1 बराबर सी बट्टा ए। तिरछा तिरछी गुना करो, ए बराबर सी या सी बराबर ए, चेक करो कहाँ है, ए बराबर सी या सी बराबर ए, ऐसे बनेगा मेरे दोस्तों। थोड़ा कुछ बात जो है याद भी रखना पड़ता है ना। ये सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, पूछा गया है, तो इस सब का टाइटल फाइटल जो होता है ऐसा ही रहेगा, चेंज फेंज नहीं होता है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। ए का मान नहीं कुछ होता है 1 है, बी का मान आपको -6 है, तो फार्मूला में माइनस और बी का मान -6 और बट्टा ए यानी प्लस हो जाएगा। तो चेक करो ऑप्शन नंबर सी का माल आंसर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, बी का मान माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए आपका आंसर 6 यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होती है? x बराबर 6 बोले, x बराबर 4 बोले या y बराबर बोले, तो x बराबर 6 है तो y अक्ष के समांतर होगा। किसके समांतर होगा? y बराबर 6 आलेख है ना, किस प्रकार यानी कैसी सरल रेखा होगा? तो x बराबर 6 रहे, 7 रहे, x बराबर रहेगा तो y के समांतर और y बराबर रहेगा तो x के समांतर। निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर का है? x अक्ष पे जो होता है y का मान 0 होता है, x पे y का मान 0 होता है। मेरे बच्चों x पे y का मान क्या होता है? 0 होता है, तो x पे देखो y का मान 0 है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0 होता है। समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद क्या होगा? कहता है इसका 30वां पद क्या होगा? मेरे बच्चों इसका 30वां पद पूछा है, तो 30वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 29d लिख सकते हैं। देखिए a का मान कितना है? 10 है, 29 गुने d, 7 में से 10 जाएगा -3 हो जाएगा, तो आपको 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27 3 9 6 2 8 -87 में से 10 जाएगा -77, यानी आपका आंसर नंबर बी। तो मेरे प्यारे बच्चों
आंसर मिलाना कमाल की बात नहीं है, आंसर मिल कैसा जाता है इस बात की कमाल है। समझ में आ गया। और ये मैथ है बेटा, मैगी नहीं है। दिल दिमाग फेफड़ा किडनी सबको संतुलन रखना पड़ता है और बिहार बोर्ड में तब जाके बैठना पड़ता है और अपने नाम का बैंड बजाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या है। देखिए अब क्या पूछ दिया है आपको। ए दिया है, ये 7 हो गया। डी जो है 13 में से 7 जाएगा, 6 हो जाएगा। और अंतिम पद जो है आपको 205 दिया है, तो तुम्हें एन मांगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आंसर लाजवाब होगा। ए का मान 7, एन मुझे पता नहीं है और डी का मान 6 है। चेक कीजिए 205 इधर हो गया आपको 7 प्लस 6 एन माइनस 6, 205 ये आपको इधर हो जाएगा 1 प्लस 6 है क्योंकि इसका रिएक्शन हो गया। चेक कीजिए 205 ये इधर आएगा, इधर बचेगा 6 एन। 205 में से 1 जाएगा, 204 हो गया, इधर हो गया 6 एन। एन का मान निकालेंगे 2 से 4 बट्टा 6, थोड़ा सा स्पीड है। और एन तो 6 3 18, 2 पे 4 24, 6 चौका 24, एन का मान 34 निकल गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये लॉन्ग क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में डाला गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, छोटा क्वेश्चन को भी सब्जेक्टिव बना सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले के दिल और दिमाग की बात है कि वह किस रूप में क्वेश्चन को डाला जाता है। देखिए इतना कुकर्म आपको करने आता है, इतना बड़ा कांड करने यदि आपको आता है तो आपका आंसर मिल जाएगा। बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी है। मेरे बच्चों अगर मान लो इसको ए और मूल बिंदु को मान लो 0 है ना, ये आपको है 4 माइनस 3। भाई जब मूल बिंदु से दूरी निकाला जाता है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। कैसे होगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं। तो ये आपको हो गया 4 का स्क्वायर, ये आपको 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25 होता है और 25 का वर्ग 5। इतना करने की क्या जरूरत है, बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। क्यों कि मूल बिंदु से जो आपको बिंदु दिया रहता है उसका दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा, इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे बैठा देंगे और आंसर 1 बना देंगे। तो यहाँ पर आपको है साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री और साइन स्क्वायर आपको 25 डिग्री। किसी एक को चेंज कर सकते हैं, वो आपका मैटर है कि किसको चेंज करना चाहते हैं। अगर आप इसी को चेंज करते हैं तो 25 को लेस कर दीजिए, इसको ऐसे है जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपना जगह पे, थीटा है 25 डिग्री, या आपको साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होता है। किसी एक को चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे बैठेगा, इक्वल टू 1 आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताइए। मेरे बच्चों 2 को बिंदु दिया, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ए आपका हो गया 3,0 हो गया, अब बी आपको -5,4 हो गया। और मध्य बिंदु हम मान लेते हैं सी, जिसका मान एक्स और वाई है। एक्स को एक्स में जोड़ेंगे, वाई में वाई को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। क्यों कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो x1 का मान है 3 और ये x2 का मान है -5/2, y1 का मान है 0 और y2 का मान है 4/2। ये 3 प्लस -5 होता है बट्टा 2 होता है, 4/2 हो गया। ये आपको 5 में से 3 जाएगा -2/2, ये आपको 2 माइनस में भाग देंगे -1 और ये 2 -1,2। देखिए कहाँ -1,2, क्योंकि मध्य बिंदु निकालना, इतना कुकर्म करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कांड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात है, एक्स को एक्स में जोड़िए, वाई में वाई को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, क्योंकि मध्य बिंदु का फॉर्मूला ही यही होता है।
बिंदु इतना का भुज है, देखिए -3 और -5, ये x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो x के जगह पे -3 है, इसीलिए आपको भुज हो गया। x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश, ये प्लस और ये भी प्लस, यानी पहला में दोनों प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। तो बात किया है कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे, दोनों माइनस होना चाहिए, है ना। द्वितीय में जी, द्वितीय चतुर्थांश में नहीं, गलत है, द्वितीय पूछा गया है। द्वितीय में माइनस प्लस होता है, देखो माइनस प्लस, ये होगा बी, होगा जी बी, क्योंकि द्वितीय में माइनस प्लस होता है, प्रथम में प्लस प्लस होता है, तृतीय में दोनों माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ दिए हैं, यहाँ पे फिगर दिए हैं, यहाँ से भी आप सही कर सकते हैं। 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2πr, पाई का मान इस्तेमाल किया है 22/7 और r 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो r हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 4 को 22 से गुना करो 88, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों कि व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का परिधि 2πr होता है। फार्मूला को लगाइए और आंसर से चुपचाप बात कीजिए। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। tan a गुने cot a, tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह पर a है। देखिए इस सब क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना है, इस सब क्वेश्चन को रंगना है, जिसमें समय कम लगे वहाँ पे ज़्यादा अपने आप को ब्रिलियंट नहीं दिखाना है, अपने आप को जीनियस नहीं दिखाना है, हमें 100 पे 100 मोहर मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 35 डिग्री और cot 55 डिग्री दोनों के जोड़ के अगर 90 डिग्री होता है तो tan थीटा बाय cot थीटा, ऊपर tan थीटा नीचे cot थीटा, दोनों जोड़ के 90 डिग्री होता है तो उसका मान 1 होता है ना। कैसे होता है मेरे दोस्तों, मैंने आपको बता दिए थे। tan 35 डिग्री बाय cot 55 डिग्री, तो tan किसी एक को चेंज कर सकते हैं, वो आपका मैटर है किसको चेंज करते हैं। अगर नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले एंगल को घटा देंगे, ये लॉजिक होता है। तो tan 35 डिग्री और cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा, दोनों सेम हो गया इसीलिए 1 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यदि sin थीटा बराबर इतना तो cos थीटा का मान कितना, चेक करो। sin थीटा बराबर a/b है, sin का फॉर्मूला होता है p/h होता है, p/h होता है, तो b निकालेंगे तो b तो h² माइनस p स्क्वायर, तो h का मान यहाँ पर b है तो b स्क्वायर, p का मान a है a स्क्वायर। अब बोलता है cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h होता है, तो b हमने निकाले हैं b² माइनस a स्क्वायर और h का मान देखिए b है। मैच करो आपको ये कहाँ मिलता है, ये आपको √b² माइनस a स्क्वायर बट्टा b ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है मेरे लाला। यदि sin थीटा बराबर इतना हो तो cot थीटा का मान कितना होगा, है ना। तो sin थीटा का जो आपको मान दिया है 1/2 है ना, तो cot थीटा का मान क्या होगा, cot थीटा का मान क्या होगा। देखिए तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, sin थीटा, sin का मान होता है 1/2, तो sin 30 डिग्री का मान होता है ना। कट गया तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आपको किसको कहते हैं, cot थीटा बराबर है ना, तो cot और थीटा का मान 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3/1 यानी सीधे √3। चेक करो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर सकते हैं या अनुपात पे भी लेके जा सकते हैं ना, अनुपात के भी स्टाइल में बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। यदि tan 2 थीटा बराबर इतना तो थीटा का मान कितना होगा, चलिए आइए। √3 tan 2 थीटा बराबर 3, चलिए tan 2 थीटा बराबर 3/√3। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, tan 2 थीटा ये आपको क्या होगा पता है, ये √3 से हम √3 मरतबा भाग देंगे तो ये तब 3 होगा।
अब ध्यान वाली बात यहाँ पर ये है मेरे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आइए हम लोग चेक करते हैं। क्या चेक करना है? टैन टू थीटा, टैन किसका मान √3 होता है ना? तो टैन 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है। ये कट गया तो बच गया 2 थीटा बराबर आपको 60 डिग्री। चेक करो, थीटा का मान 30 डिग्री निकलेगा, 2 से भाग देंगे तो 30 डिग्री निकलेगा। अब आपको बोल रहा है थीटा का मान कितना, तो 30 डिग्री होगा। मैंने कुछ नहीं किए, चेक कीजिए चुपचाप, यह आपका सवाल है। ये देखिए, ये √3 इसके नीचे में आएगा, √3 को एक मरतबा पढ़ेंगे तो √3 होगा, और √3 को √3 मरतबा 3 होगा, है ना? तो √3 मरतबा भाग दे दिए। अब देखिए √3 किसका मान होता है टैन में? टैन 60 का मान होता है, टैन 60 का मान, टैन टैन करके 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, 2 से भाग देंगे 30 डिग्री, और यही हमको निकालना था। सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, ये फार्मूला है। आर त्रिज्या वाले वृत्तों में थीटा के तिर्यखंड का क्षेत्रफल होगा, है ना? तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर बड़का है तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको नीचे में एक है ना? तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। मैच करो तुम्हारे ऑप्शन कहाँ से मिलता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यहाँ मैच कर रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा? ध्यान दीजिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो गो वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, तो ये R1 ये R2 हो गया, है कि नहीं? आप ही लोग बताइए, है कि नहीं? तो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 9:4, तो 9/4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो R1/R2, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये 9/4 हो गया। स्क्वायर यदि हटा देते हैं तो इस पे आपको रूट चढ़ जाएगा, तो 9/4 यानी R1/R2 का जो मान निकलेगा मेरे बच्चों वह 3/2 यानी 3:2 निकलेगा। लेकिन पूछा क्या है? परिधियों का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो दो गो वृत्त है तो 2πr, तो R1 R2 कैंसिल कैंसिल, R1 का मान 3 है, R2 का मान 2 है, तो 3:2 आंसर होगा, 3:2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चेक कीजिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, तो दो गो वृत्त है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, कैलकुलेशन किए, R1 R2 निकल गया। परिधियों का अनुपात, तो पहले वृत्त का परिधि बटा दूसरे वृत्त का परिधि, चेक करो, 2π कैंसिल 2π कैंसिल, R1/R2 3/2 यानी 3:2। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, 3πr², ऑप्शन नंबर ए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई इतना हो तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है πr²h होता है। पाई का मान 22/7 है, r 2 तो स्क्वायर, h 14, 7 दूना 14 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, 176, 176 cm है तो cm3, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, क्योंकि बेलन का आयतन होता है πr²h। फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, जो दिया है उसको वहां पे रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। यदि किसी गोले का व्यास इतना है तो इसका आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr², पाई का इस्तेमाल कर लिया है, 4/3, पाई का मान होता है 22/7 और व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, क्यू है तो 3 मरतबा, कट गया कट गया। देखिए ऊपर में आप पूना कीजिए और बट्टा में 3 कीजिए, ठीक है, तो 22 चौके 88 होता है, और ये साथ साथ 49 हो गया और बट्टा में 3 हो गया। अब देखो 88 को 49 को गुना कीजिए पहले, है ना, 88 को 49 को गुना कीजिए, 9 × 72, 9 × 72 72, और 7 कितना होना चाहिए? 79,
8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 35, ये 2 9 2 11, 7 5 12 1 13, 3 1 43, 12/3। देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी मिलता है, क्योंकि अब ये बट्टा में 3 आया, हमें अनुमान लगता था कि सही सी होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी, एक बार चेक करने में क्या दिक्कत है। चलिए ऑप्शन सी, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 6 का कितना होना चाहिए 150, है ना। क्षेत्रफल है cm स्क्वायर हो जाएगा। मैच करो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो हमने फार्मूला पे ले गए सवाल को। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग होता है, n का मान यहाँ पर 20 दिया गया है ना। तो प्रथम n विषम संख्या का जो आपको योग होता है वह n स्क्वायर होता है। क्या होता है n स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर यानी 400। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्या का योग यानी n स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। इतना का बहुलक क्या है चेक करो यहाँ पर। इस पर 2 जो है आपको एक बार है 5, यानी 3 जो है 3 थोड़ा ज्यादा मर्तबा आ गया है ना। तो बहुलक आपको 3 होगा, क्योंकि ऐसी बारंबारता जिसकी बार बार बारंबारता हो, है ना। जिस अंकों की बारंबारता सर्वाधिक होते हैं उसे बारंबारता कहते हैं, है ना। बहुलक, बहु माने बहुते, लक माने देखना, जो बहुते दिखाई देता है उसे बहुलक कहते हैं। किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रम से इतना और इतना है तो माध्यिका होगी। क्या पूछा, माध्यिका। तो मेरे बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ये फार्मूला होता है। तो आपको बहुलक दिया है, किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रम से इतना दिया है। तो बहुलक दिया है 16, 3 हमको निकालना है माध्य का, यानी माध्य, इसको हम लोग x मान लेते हैं। 2 माध्य आपको दिया है 28, चेक कीजिए 16 बराबर ये 3x 28 गुना 56। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए 16, ये आपको माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आपको 3x हो जाएगा। 6 6 12, 5 1 6, है ना। 6 6 12, 5 1 6 72 बराबर 3x, x बराबर कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 24 दिया 72, x का मान 24 आता है। चेक करो है x का मान 24 है। मेरे बच्चों ये फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। क्या दिया है, क्या निकालना है। तो हमको दिया था माध्य, हमको दिया था बहुलक, हमें माध्यक निकालना था, इसी को माध्यिका बोलते हैं। माध्यक को हमने x मान लिए। देखिए बहुलक 16 था, हमने इसको x मान लिए। 2 फार्मूला में होता है, माध्य 28 दिया है, 16 अपना जगह पे, 3x 28 गुना 56 माइनस इधर या प्लस हो गया, इतना बराबर इतना, x बराबर इतना बटा इतना यानी 24। इतना का माध्यिका है, चेक कीजिए इतना का माध्यिका है। मेरे बच्चों सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो 1 2 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। n का मान कितना निकल गया 7, जो कि विषम संख्या, क्या है विषम संख्या है। जब आपको n विषम संख्या आता है तो माध्यक बराबर पता है आपको क्या होता है, n+1/2वां पद, ये पद होता है, ये कंसेप्ट होता है। तो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी 4, यानी चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद। तो देखिए 1 2 3 4 चौथा पद, 1 2 3 4, इधर से भी गिनो तो चौथा पद, इधर से भी गिनो चौथा पद, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपको माध्यक पूछे इस टाइप का तो सबसे पहले क्या करना, डाटा को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेना, है ना। उसके बाद काउंटिंग कर लेना, यदि विषम आएगा तो n+1/2वां पद, और सम आएगा तो उसका आधा अगले वाला पद, दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना। a और b का समांतर माध्य होता है a+b/2, a+b/2, a+b/2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है।
क्योंकि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान आपको 1 होता है, अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम मान 1। तो यही तो आपको सही जा रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा हो गया है ना। इसको परसेंटेज निकालेंगे 25/100, काट कुटे कुछ कुछ आएगा, इसको 0.6 आएगा, 0.3 है, तो ये आपको सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 0 का अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान 0, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 1.5 तो बड़ा हो गया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 9 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या इतना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, गोला को पिघलाया, बेलन बनाया, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 9 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले की पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या इतना है, दोनों का त्रिज्या सेम है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले तो पाई कैंसिल कर दीजिए, तो 4/3, ठीक है। आपको यहाँ पर आर 9 है, इधर भी 9 है मेरे बच्चों। देखिए एच, ये 2 को तो कट जाएगा, इधर से कट जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 बराबर एच, यानी एच का मान कितना निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा मेरे बच्चों। कितना निकल जाएगा आपको? 12 निकल जाएगा। क्यों? पिघलाने वाले जब भी सवाल आता है तो दोनों का आयतन बराबर किया जाता है। ए और बी आभास संख्या हो तो ए और बी का मौसा क्या होता है? अब आइए, 3 हो और 5 हो, मान लेते ये आभास संख्या है, तो 3 का गुणनखंड 1 गुने 5 कर सकते हैं, सॉरी 3 कर सकते हैं, और 5 का गुणनखंड 1 गुने 5 कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको महत्तम 1 आता है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो महत्तम 1। तो 2 आभास संख्या का महत्तम हमेशा 1 ही होता है और लघुत्तम उसका गुणनफल होता है। तो ए और बी यदि आभास संख्या हो तो ए और बी का मौसा क्या होगा? देखिए ना, मौसा क्या होगा आपको, है ना, 1 होता है। क्या होता है? 1। भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर इतना में शेषफल आर के लिए संबंध है। देखिए, 0 से बड़ा होता है आर या बराबर, और आर से बड़ा बी होता है। चलिए ये मैच कीजिए, कहाँ पर है? 0 से बड़ा आर होता है या बराबर, और आर से बड़ा बी। चलिए ये होता है, ये आपको होता है, मैंने पीछे भी समझा दिए हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी, तो डी बराबर आप चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान आपको -6 है, -6 4 4 a c 6 का स्क्वायर 36, माइनस में है तो प्लस होगा, 4 दूना 8 और 8 सत्ते 56 होता है। 0 5 में 3 गया 2, यानी -20। तो अगर 0 से छोटा हो जाता है डी, तो मूल जो है इसका क्या होता है? मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मूल का कोई अस्तित्व नहीं, यानी अवास्तविक हो जाएगा ये आंसर। क्यों? कि मेरे बच्चों, जब डी आपको 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, जब डी आपको 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, और जब डी जो आपको 0 से छोटा हो जाता है तो मूल का अस्तित्व नहीं, यानी शून्य नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर मूल अवास्तविक है। यदि इतना बड़ा, इतना तो cos थीटा का मान कितना? तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा का मान तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पूछा है cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर क्या होगा? तो cos और थीटा का मान 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, ऑप्शन नंबर सी। समीकरण इतना और इतना के हल होंगे, ठीक है, इतना के हल होंगे। अब चेक कीजिए मेरे बच्चों, x + y बराबर 14 है और x - y बराबर आपको 4 है, जोड़ने पर दोनों कट जाएगा, 2x बराबर 14 4 18 होगा, x का मान 9 हो जाएगा। समीकरण 1 में यदि हम मान रख देते हैं x का, तो ये 9 + y बराबर 14 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 14 - 9, तो y बराबर आपको ये 5 हो जाएगा, है ना। चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो गया, क्योंकि x का मान 9 आ गया और y का मान 5 आ गया। द्विघात बहुपद के कितने हल होते हैं? तो 2 हल होते हैं, इसी को शून्यक कहते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक रैखिक समीकरण का घात जो है 1 होता है, जिससे बहुपद का अधिकतम पावर 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक जो है 0,0 होता है।
बिंदु P की x अक्ष से दूरी होगी। ये आपको 5,6 है, x से जाएगा y के तरफ, y से आएगा x के तरफ, तो इतना कि x अक्ष से दूरी होगी, x से जाएगा 6 के तरफ, तो आपको 6 आंसर हो जाएगा। साइन 60 इतना और इतना का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। √3 को √3 से 3 2 दूना 4, 1/4, 3 1 4/4 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 8। ये तो कैलकुलेशन की सवाल है मेरे बच्चों, कैलकुलेशन की सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? नीचे वाले को गुणनखंड किया जाता है। किसको? नीचे वाले को गुणनखंड किया जाता है। तो चेक कीजिए, 105 ये पूछा है शांत होगा ना, तो कोई एक को शांत होगा, अब बाकी अशांत होगा। तो 105 को गुणनखंड करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 सत्ते 35, 3 5 7, ये तो नहीं होगा। चलिए दूसरे 10 को चेक करते हैं। 105 और फिर अभी ये लिए थे 3 से, है ना, तो 3 तिया 9, 3 पंचे, देखिए फिर 5 सत्ते 35, ये भी नहीं हुआ। 88 के चेक कीजिए, 44 मरतबा 22 मरतबा 11, ये भी नहीं होगा। तो कन्फर्म है यही होगा। क्यों? क्योंकि 160 को आप गुणनखंड कीजिए, 160 को जब गुणनखंड करोगे तो 2 8 16, 0 40 20 10 5। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पर सेट हो गया। कैसे सेट हो गया? देखिए 3/160 है, इसको P/Q मानते हैं। 3 160 के जगह पे 2 का पावर आपको 5 हो गया, और 5 का पावर देखो ये इस तरह के मेरे बच्चों, Q जो है इस नियम का पालन कर लिया है ना, क्योंकि शांत होने के लिए Q का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n होना चाहिए। अगर दोनों आ गया और फालतू संख्या आ गया तो वह अशांत हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है आपको यहीं पर एंड करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़े हैं? 100 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं मैथ से। एकदम एकदम धुआं धुआं कर देना मेरे बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।